गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज सीरियल और उसके पोषक मूल्यों के बाद संबंध में पढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज, आप लोगों को आज अनाज और उसके पोषक मूल्यों के संबंध में बताऊंगी। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि भोजन क्या है और विभिन्न खाद्य समूह क्या है। तो खाद्य समूहों में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य समूह है वह अनाज, और आज हम लोग उसी के संबंध में पढ़ेंगे। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में अभी हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम लोग फेस टू फेस ना पढ़ करके मैं आप लोगों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा और कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता रही हूँ कि अनाज और उसके पोषक मूल्य क्या है और इसकी क्यों महत्वपूर्ण हमारे ज़िंदगी में है, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और पोषक मूल्य को हमें कैसे पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विभिन्न अनाज हैं कौन कौन से, जो कि इस ग्रुप में आते हैं, इस समूह में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, देखते हैं कि गेहूँ 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 क्या है। गेहूँ एक महत्वपूर्ण अनाज है जो हमारे नियमित जिंदगी में किसी न किसी रूप में शामिल है। हम इसे अलग अलग रूपों में खाते हैं। ये मुख्य अनाज है जो हमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से देता है, साथ ही फाइबर की मात्रा इसमें बहुत सारा होता है और कुछ विटामिन और खनिज लवण भी मिलते हैं। तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम लोग खाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण है अवयव है जो हमारे आहार में नियमित शामिल होता है, गेहूं का आटा। मीन्स इसके आटे की रोटियां और पूरी और कई पदार्थ हम खाते हैं हमारे नियमित आहार के रूप में। इसके साथ साथ गेहूं का दलिया जो एक महत्वपूर्ण आहार आज के टाइम में हो गया, जो कि फाइबर से काफ़ी रिच होता है और इसकी कई वेराइटीज़ हम खाते हैं। गेहूं का दलिया मीठा दूध के साथ या सब्जियों के डाल करके दलिया। साथ साथ इसका एक और चीज़ है सूजी। सूजी भी एक महत्वपूर्ण गेहूं का प्रोडक्ट है जिसके हम हलवा, सूजी के उपमा, सूजी के खीर और कई रूपों में खाते हैं। इसका एक और प्रोडक्ट है जो जंक फूड्स के लिए बेसिक है, वो है मैदा। मैदा नियमित रूप से हम तो अपने आहार में नहीं शामिल कर सकते हैं, लेकिन आज के जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनकी फेवरेट हो गई है। मैदा मैदे के रूप में नहीं, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड जो सब इसी से बने हैं, उसके ऊपर हमारी यंग जनरेशन जो कि कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर फाइबर्स बिल्कुल ही नहीं होते क्योंकि फाइबर्स लेस हो जाता है। और आज के जनरेशन का सबसे मुख्य जो पसंदीदा चीज़ है जो इससे बनता है वो है पास्ता, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ चाउमीन जो इस मैदे से बनता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन चीज़ों को जितना हो सके कम हम अपने आहार में रखें, क्योंकि ये हमें केवल कैलोरी ही देते हैं, इसके अंदर फाइबर्स वगैरह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण आहार जो हमारे गेहूं के बाद है, वह है चावल। चावल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आहार है हमारे इंडियन सिस्टम में, खास करके नॉर्थ इंडिया का, जो भात के रूप में हम लोग खाते हैं। और इस चावल के भी कई प्रोडक्ट हैं। चावल धान से बनता है, हम जानते हैं। फिर उसी से पोहा बनता है, मीन्स चूड़ा। हमारे यहाँ एक चूड़े के लिए एक महत्वपूर्ण हमारा फेस्टिवल ही है, जैसे संक्रांति, उसमें हम लोग चूड़ा दही ही खाते हैं। और ये तो पूरी इंडिया मनाती है अलग अलग नाम से, कहीं पोंगल और कहीं वो, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। लेकिन ये हमारे नॉर्थ बिहार का, खास करके दरभंगा का, मिथिलांचल का मुख्य आहार है, दही चूड़ा के रूप में लेते हैं। तो ये भी हमारा चावल का ही हिस्सा है। और एक और जो चावल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है मूढ़ी। इसे हम शाम के नाश्ते में या कई रूपों में लोग खाते हैं।
तो ये भी अनाज ही है। और एक महत्वपूर्ण अनाज जो हमारे नॉर्थ बिहार का खास करके प्रोडक्ट है, क्या हमारे पूरे इंडिया में पाया जाता है भुट्टा, अब मिलता है। इसे हम भुट्टे के या तो बेबी कॉर्न के रूप में, कॉर्न फ्लोर के रूप में, कॉर्न मसाला के रूप में, बड़ा सा जो कॉर्न भुट्टा के रूप में पका के खाते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट इसके खाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक दिखाती हूँ, जो मोस्ट कॉमन इसका प्रोडक्ट है वो है कॉर्नफ्लेक्स। इसी का वो भी बनता है आप चौको, जो बच्चे आजकल बड़ा पसंद से खाते हैं। मक्के की आटा, कॉर्नफ्लोर, जो हम लोग चाउमीन और ये सब में जितना में यूज होता है। उसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो मिलेट है, जो अब हमारे यहाँ शायद लुप्त हो चुका है, वो है रागी, जिसको कि मड़ुआ कहते हैं। मड़ुआ का आटा, ये मड़ुआ का आटा है जो कि आयरन और कैल्शियम से काफ़ी रिच होता है। ये दिखने में शायद बहुत अच्छा अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये पकता है बिल्कुल काला हो जाता है, जिसकी वजह से लोग, अरे थोड़ा इसका टेक्सचर भी रफ होता है, जैसे लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये पोषक मूल्यों की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी रिच है, आयरन और कैल्शियम से रिच है। हमारे नॉर्थ बिहार में या हमारे बिहार में उतनी प्रचलन इसकी नहीं है, बस हम अपने फेस्टिवल जो जुतिया होता है उसमें खाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में लोग इसे काफ़ी प्रेफर करने लगे हैं और रागी बॉल्स के रूप में खाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं। वहाँ तो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इसकी बहुलता हो गई है, वहाँ के मिल राशन में। तो मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, जो कि एक हलवा के रूप में है। दिखने में तो शायद ये बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पोषक मूल्य इसकी बहुत अधिक है। और ये जो रागी है, इसे गरीबों का दूध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। और बहुत अधिक मतलब 334 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स, मीन्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं पोषक मूल्यों की, कि हमारे अनाज में इतने सारे पोषक पदार्थ होते हैं, तो क्यों ना हम इस अनाज के साथ साथ हम इसके पोषक मूल्य कहाँ से आते हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, उस पर भी नज़र डाल लें। तो हम देखते हैं कि एक अनाज का मुख्यतः 3 हिस्सा होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा को ब्रान कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले हिस्सा को एंडोस्पर्म, और उसके अंदर वाले हिस्से को जर्म कहते हैं। अब इसके और अंदर जाएंगे कि आखिर ये तीनों हिस्से दिखते कैसे हैं। तो हम एक गेहूं के बीज की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इकाई के रूप में, कि अनाज की इकाई के रूप में। तो सबसे पहले इसका ब्रान जो हिस्सा होता है, इसका 2.5% हिस्सा, मीन्स अनाज का 2.5% हिस्सा ब्रान होता है। और ब्रान को क्या कहते हैं, इसको बाह्य आवरण भी कहते हैं। इसमें मुख्य पोषक जो पाया जाता है वो विटामिन B1, खास करके थायमिन, और विटामिन B2 रिबोफ्लेविन पाया जाता है। इसे भूसी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि गेहूं के आटे कभी चाल करके मत खाओ, क्योंकि इसका जो छिलका निकलता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है, क्योंकि फाइबर्स के साथ साथ और पोषक तत्व भी होते हैं। उसके बाद जो हिस्सा है वो है एंडोस्पर्म, और ब्रान के जस्ट नीचे वाला हिस्सा एंडोस्पर्म का सबसे पहला लेयर एलुरोन लेयर होता है, जो कि काफ़ी पतला होता है। और उसके अंदर जो पोषक मूल्य होते हैं वो प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और साथ साथ आयरन और फास्फोरस भी होते हैं। और एंडोस्पर्म सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो कि जर्म को भी कवर किए रहता है। आप देख रहे हो कि एंडोस्पर्म एक जितना बड़ा हिस्सा है, और एंडोस्पर्म बड़ा हिस्सा मतलब कि 83% कवर कर रहा है, मीन सीड का 83% हिस्सा एंडोस्पर्म होता है, और जर्म जो होता है 14.5%। तो एंडोस्पर्म जो हमें है वो मुख्य रूप से स्टार्च और प्रोटीन देता है, और जर्म जो है वो प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कुछ मिनरल्स देता है। अब हम पोषक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो पोषक मूल्य में सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट का है, जो 50 से लेकर के 72 ग्राम पर 100 ग्राम होता है, और प्रोटीन
7 से लेकर के 13 ग्राम पर 100 ग्राम, और वसा भी 1 से 9 ग्राम, और ये अलग अलग अनाज में वैरी करता है। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो विटामिन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में खास करके विटामिन B1, थायमिन और B2, रिबोफ्लेविन पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा नहीं पाई जाती है, यह केवल मेज में ही पाया जाता है। और जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, खनिज लवण की, तो इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट और सल्फेट पाए जाते हैं। इसके अंदर फाइटेट पाया जाता है जो कि हमारे पोषक तत्वों, खास करके आयरन को बाइंड करके रखता है, जो आयरन के अवशोषण को रोकता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कि उसके पोषक मूल्य कैसे बढ़े, तो 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है अनाज में, एक जर्मिनेशन, दूसरा फर्मेंटेशन। जर्मिनेशन की प्रक्रिया तो सबको पता होगी कि किस तरह से हम अनाज को सोख करके, पानी निधार करके और बांध करके रख दें, या पानी पूरा ढक करके मोटे कपड़े से ढक करके रख देने से 1 से 2 दिन में जर्म आ जाता है। जर्म आने के बाद इसकी पोषक मूल्य काफ़ी बढ़ जाती है। फाइटेट तो नष्ट होता ही है, साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी में भी वृद्धि हो जाती है। जो अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से क्या होता है? फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होता है कि जब अगर हम अनाज की ही बात लें कि अगर इडली बनानी है तो हम चावल और उड़द की दाल सोख कर देते हैं, फिर सुबह पीस करके उसे पूरे दिन के लिए छोड़ देते हैं कि वो हल्का हो जाए, मीन्स वो फर्मेंट हो जाए, खमीरीकरण हो जाए। खमीरीकरण होने की वजह से वो स्वादिष्ट भी हो जाता है, वो उसकी पोषक मूल्य भी बढ़ जाती है और वो सुपाच्य भी हो जाता है। तो जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा जो आहार बनता है वो है इडली है, डोसा है, ढोकला है और कई अन्य भोज्य पदार्थ हैं जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरह से अनाज हमारा एक मुख्य आहार है, स्टेपल फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है, मीन्स एनर्जी का मुख्य स्रोत है। एनर्जी के साथ साथ वो हमें प्रोटीन भी देता है, लेकिन इस प्रोटीन में एक जो अमाइनो एसिड होता है जो कि लाइसिन, वो कम मात्रा ना के बराबर पाया जाता है, और वहीं दाल के अंदर मिथ्योनिन नहीं पाया जाता है। तो अनाज और दाल का अगर 5:1 या 8:1 का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है।